दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहांपुर और यहीं की एक जगह लगती है खाड़ेपुर। दरअसल यहाँ के एक गांव नवादिया का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हंसराम की शादी एक लक्ष्मी नाम की महिला के साथ हो जाती है। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है और हंसराम अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर दिल्ली चला जाता है कमाने खाने के लिए, क्योंकि गाँव में उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। जब तक वो अकेला था तब तक तो झेल रहा था, लेकिन अब शादी के बाद जो उसके खर्चे थे वो बढ़ जाते हैं। अब वो दिल्ली में आकर अपना काम धंधे की तलाश में लग जाता है। वहाँ कोई छोटा मोटा काम वगैरह देखता है। काम करके वो अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल रहा था। इसी बीच उसको एक बेटा पैदा हो जाता है। वो अपने घर पर ये खबर देता है। घर वाले भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। उसकी जो पत्नी होती है लक्ष्मी, दरअसल उसे सोशल मीडिया पर रील बनाने का बहुत शौक़ था, चस्का लगा था। इसीलिए वो अपना सोशल मीडिया पर रील वगैरह बनाया करती थी, लिपसिंग भी किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इसी बीच उनके 2 बेटी पैदा हो जाती हैं, यानी कि अब इनके पास 3 बच्चे हो जाते हैं। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं हंसराम को लग रहा था कि अब उसके अकेले काम करने से जो खर्चे हैं घर के वो पूरे नहीं होंगे। इसीलिए वो अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करता है और कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और तीनों बच्चों को लेकर राजस्थान के ज़िला खैरथल तिजारा में पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ईंट भट्टे पर काम मांगने के लिए पहुंच जाता है। अब वहाँ का जो ईंट भट्टे का जो मुनीम था, जिसका नाम होता है जितेंद्र शर्मा की नज़र जब उसकी पत्नी पर लक्ष्मी पर पड़ती है तो वो देखता रह जाता है। कुछ देर देखने के बाद कहता है, ठीक है, तुम लोगों को काम मिल जाएगा। अब हंसराम अपनी पत्नी लक्ष्मी और तीनों बच्चों के साथ वहीं पर रहना सहना शुरू कर देता है। अब हंसराम की पत्नी लक्ष्मी जब भी काम करती थी तो जो वहाँ का मुनीम होता है जितेंद्र शर्मा, उसकी नज़र अक्सर लक्ष्मी पर ही होती थी। वो हमेशा उसी पर घूर घूर के उसे देखता रहता था। समय आगे बढ़ जाता है और एक दिन लक्ष्मी को इस बात का एहसास हो जाता है कि जितेंद्र उसे बार बार देखता रहता है। उसके बाद लक्ष्मी भी उसे भाव देना शुरू कर देती है, यानी कि वो भी जितेंद्र की तरफ आकर्षित होने लगती है। और इसी बीच इन दोनों में चोरी छुप के बातचीत भी होने लगती है। लेकिन इस बात की लक्ष्मी के पति हंसराम को कानो कान खबर नहीं होती है कि उसकी पत्नी और जितेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। अब जितेंद्र लक्ष्मी के ऊपर चोरी छुप के पैसे भी खर्च करने लगा था और उसके बच्चों को भी खाने पीने का जो भी आइटम होता है वो ला के देता था। हालांकि जब वो उसके बच्चों को सामान वगैरह ला कर देता था तो हंसराम इस बात से ऐतराज़ करता था। दरअसल जो जितेंद्र सिंह होता है वो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी से संबंध रखना चाहता था और इसीलिए वो उनके ऊपर पैसे खर्च कर रहा था। अब तक तो वो सिर्फ लक्ष्मी और उसके बच्चों पर पैसे खर्च कर रहा था, लेकिन अब वो हंसराम को भी अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करने लगता है। एक शाम वो हंसराम से कहता है, हंसराम आओ चलो मेरे साथ चलें और अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हंसराम उसके साथ चला जाता है। अब वो दोनों जाते हैं एक होटल में और वहाँ पर जितेंद्र हंसराम को जी भर के शराब पिलाने लगता है। 2 पैग मारने के बाद हंसराम कहता है, बस भैया अब रहने दो, कहीं मुझे इसकी आदत लग गई तो मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। वैसे भी जो थोड़ा बहुत कमाता हूँ सिर्फ खाने पीने भर का ही होता है। जितेंद्र कहता है, अरे यार इसकी फ़िक्र तुम मत करो, अगर तुम्हें पीने की आदत भी अगर लग जाती है तो उसको तुम्हें पीने के लिए रोज़ शाम को मैं अलग से पैसे दूंगा। आखिरकार हंसराम पूरी तरह शराब के नशे में धुत हो जाता है। अब जितेंद्र उसे अपने साथ लेकर भट्टे पर आता है जहाँ वो रहते थे और उसे आराम से सुला देता है। अब जो लक्ष्मी होती है वो जितेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसके तीनों बच्चे सोए हुए थे, पति पूरी तरह शराब के नशे में धुत था। कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला था नहीं। दरअसल जितेंद्र बहुत ही दिनों से अकेला रहता था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन एक दिन उसकी बीवी घर में फर्श पे पोछा मार रही थी, तभी करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और तब से जितेंद्र बिल्कुल अकेला रहने लगा था। उसके घर में उसकी माँ और पिता यही रहते हैं। अब ये दोनों वहीं पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे 2 घंटे का समय बीत जाता है। जब ये दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, इनका मन भर जाता है, उसके बाद जितेंद्र अपने घर चला जाता है। अब जब इन दोनों का ये सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल जब इन्हें मौका मिलता था तो दोनों एक दूसरे के साथ अपना मिल लिया करते थे, संबंध बना लिया करते थे। हालांकि लक्ष्मी के पति हंसराम को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं थी और जो जितेंद्र होता है वो अक्सर हंसराम को खिलाया पिलाया करता था और डेली शाम को उसे शराब ज़रूर पिलाता था। अब धीरे धीरे हंसराम को शराब की बहुत बुरी आदत हो जाती है, उसे लत लग जाती है। वो बिना पिए रह नहीं पाता था और इसी का फ़ायदा उठाया करता था जितेंद्र। दरअसल वो जब पूरी तरह नशे में होता था तो जितेंद्र उसकी बीवी लक्ष्मी के साथ वो सब किया करता था जो एक पति पत्नी के साथ करते हैं।
समय आगे बढ़ जाता है। एक दिन की बात है जब ये समय आता है जून 2025 का। दरअसल जून, जुलाई, अगस्त ये जो महीने होते हैं ऐसे होते हैं, बरसात का महीना होता है, इनमें भट्ठे बंद हो जाते हैं और भट्ठे बंद होने की वजह से हंसराम का काम धाम भी ठप हो जाता है पूरी तरह से। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगती है। अब जितेंद्र भी सोचने लगता है कि काम धाम तो बरसात की वजह से बंद हो चुका है और हंसराम कहीं यहाँ से चला गया तो उसकी पत्नी से वो मुलाकात नहीं कर पाएगा और जो इस जितेंद्र के उसके साथ अवैध संबंध है उसकी पत्नी से वो ख़त्म हो जाएंगे। तभी जितेंद्र हंसराम को एक ऑफ़र देता है, कहता है हंसराम तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक कमरा दे दूँगा, वहीं पर रहना, कोई ज़्यादा किराया भी नहीं लूँगा और वहीं पर कोई छोटा मोटा काम कर लेना। जब तक भट्टे का काम बंद रहेगा अपना वहीं पर रहना, काम धाम करना, उसके बाद फिर चले आना जब काम शुरू हो जाएगा। आखिरकार हंसराम भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसे जितेंद्र सिंह के मंसूबों के बारे में ज़रा भी नहीं मालूम था। दरअसल जितेंद्र चाहता था कि अगर हंसराम अपनी पत्नी के साथ उसके घर पर रहने लगेगा तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, एक बहुत बढ़िया मौका रहेगा, वो जब चाहेगा तब उसकी पत्नी लक्ष्मी से मिलता जुलता रहेगा और यही होता है। दरअसल हंसराम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जितेंद्र सिंह के घर पर चला जाता है। जितेंद्र सिंह का जो घर था वो आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में होता है और यहाँ से ईंट भट्ठे से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अब हंसराम वहाँ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना सहना शुरू कर देता है। वहाँ पर कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेता है, सारा दिन काम पर रहता था और शाम को घर वापस आता था। लेकिन जब वो काम पर होता था तो जितेंद्र उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ होता था। अब इन्हें पूरी खुली छूट मिल चुकी थी क्योंकि जितेंद्र का घर 2 मंजिला था। नीचे वाली मंजिल में जितेंद्र और उसकी माँ मिथिलेश शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, और पिता, ये तीनों नीचे रहते थे। और हंसराम को उसने ऊपर की मंजिल का कमरा दे रखा था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ जाता है। जितेंद्र लक्ष्मी के बच्चों को उनका स्कूल में एडमिशन करवा देता है और सारे खर्चे खुद ही उठाता था। अब लक्ष्मी जो है जितेंद्र को ज़्यादा जानने मानने लगी थी और अपने पति से उसका जो लगाव था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था और ये बात हंसराम को पता चल जाती है। एक दिन शाम को हंसराम शराब के नशे में था। वो अपनी पत्नी से पूछ लेता है, कहता है सच सच बताओ तुम्हारा किसी से कोई चक्कर चल रहा है ना। इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और उसका जो 8 साल का बेटा था इसी बीच वो भी आ जाता है और उसे भी चोट लग जाती है, वो भी घायल हो जाता है। अब वो जब भी अपनी पत्नी से उसकी इस रूप को देखता था तो उसे शक होता था और वो उसे खूब मारता पीटता था। एक दिन लक्ष्मी जितेंद्र की माँ से कहती है कि मुझे पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मुझे एक ड्रम दे दीजिए, मैं उसमें पानी भर के रखूँगी। दरअसल जितेंद्र के घर में 8-10 ड्रम रखे हुए थे क्योंकि भट्ठे का काम बंद होने की वजह से वो सारे ड्रम जो भट्ठे पर होते थे उन्हें घर उठा लाता था। लक्ष्मी एक ड्रम लेकर चली जाती है। अब अगला दिन होता है तो जितेंद्र की माँ मिथिलेश जितेंद्र को आवाज़ लगाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो सोचती है शायद जितेंद्र अभी सो रहा होगा अपने कमरे में। जब काफ़ी देर हो जाती है, माँ जाकर कमरे में देखती है तो जितेंद्र अपने कमरे में नहीं था। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार जितेंद्र कहाँ चला गया, वो भी सुबह सुबह। पति को फ़ोन करती है, कहती है जितेंद्र अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया और पता नहीं घर के अंदर से बहुत ज़ोर की बहुत बदबू आ रही है। वो कहते हैं देख लो इधर उधर कहीं गया होगा, अभी आ जाएगा। धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है लेकिन जितेंद्र का कहीं कोई पता नहीं चलता। अब घर के अंदर से जो बदबू आ रही थी दरअसल वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी वो महिला पड़ोस में रहने वाले एक लड़के संजीव कुमार से मदद लेती है और वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, उस लड़के संजीव कुमार को भी अपने साथ लेती है और घर में तलाश में जुट जाती है कि आखिरकार ये जो दुर्गंध है कहाँ से आ रही है। घर में जो 8-10 ड्रम रखे हुए थे उनमें देखा जाता है लेकिन उनमें से दुर्गंध नहीं आ रही थी। तभी घर के सबसे ऊपर वाली छत पर जाते हैं तो वहाँ पर एक नीले रंग का ड्रम रखा हुआ था। पुलिस उस लड़के संजीव कुमार से कहती है कि ज़रा देखो कि इसमें उस ड्रम में क्या है। तभी वो उस ड्रम के पास जाता है और जैसे जैसे ड्रम के पास जा रहा था तो दुर्गंध का लेवल बढ़ रहा था। वो उस ड्रम में देखता है तो उसमें एक बेड शीट रखी थी। जब उसे खींचकर बाहर निकालता है तो देखता है नीचे उस ड्रम में एक लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस उससे कहती है इसे पहचानते हो कि ये किसकी लाश है। तभी वो देखता है तो कहता है साहब ये तो हंसराम की लाश लग रही है। अब हंसराम के बाद उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के नवादिया गांव का रहने वाला होता है और उसके घर पर खबर भिजवा दी जाती है। उसकी माँ उर्मिला देवी, बहन विमला और भाई गौतम, साथ ही गांव का एक डॉक्टर होता है। जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है वो तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग जब आते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत करती है तो परिवार वाले ये कहते हैं साहब हंसराम की पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चे भी थे, एक 8 साल का बेटा, 6 साल की बेटी और एक 6 महीने की बेटी, वो कहाँ पर है। साथ ही जो जितेंद्र था वो भी घर से गायब था।
अब पुलिस जैसे ये बात सुनती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस को उनके बारे में कुछ अता पता नहीं चल रहा था। तभी एक दिन 10 बजे के करीब एक व्यक्ति, जो कि एक भट्ठे का मुनीम होता है, जिसका नाम होता है समय सिंह, वो अखबार पढ़ रहा था और अखबार में वो वही नीले ड्रम वाली खबर लक्ष्मी की जो है वो छपी हुई थी, उसे पढ़ रहा था। कुछ देर बीतता है कि उसके पास जितेंद्र, लक्ष्मी और उनके साथ 3 बच्चे थे। वो काम मांगने के लिए जाते हैं तो जो भट्ठे का मालिक होता है कहता है ठीक है, तुम्हें काम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले अपना आधार कार्ड देना होगा। उसके बाद वो आधार कार्ड नहीं देता और वहाँ से वो तुरंत ही भाग जाते हैं। हालांकि भट्ठे का मालिक उन लोगों को पहचान गया था और वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे देता है। अब पुलिस ने तुरंत ही घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उन्हें एक गांव लगता है माधरा, वहां से पकड़ लेते हैं। अब उनकी पहचान की जाती है तो इनमें से एक जितेंद्र सिंह होता है और जो हंसराम की पत्नी होती है लक्ष्मी, वो होती है और उसके साथ में 3 बच्चे होते हैं। आखिरकार जब इनसे पूछताछ की जाती है कि हंसराम का कत्ल कैसे किया और क्यों किया, तो कहानी कुछ ऐसी थी। दरअसल जिस दिन जन्माष्टमी का त्यौहार था, उस दिन जितेंद्र ने हंसराम को खूब शराब पिलाई थी और जब वो पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को एक लोहे की सरिया से मारने लगता है और इसी बीच जितेंद्र जो होता है वो उसका गला दबाने लगता है। पत्नी लक्ष्मी उसके पैर पकड़ लेती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो उसे वहीं बेड पर लिटा देते हैं। इसी बीच जो उनका 8 साल का बेटा होता है वो अपने पिता को बेड पर बेसुध हालत में देखकर माँ से कहता है, माँ ये पापा इस तरह से बेड पर क्यों लेटे हुए हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तभी माँ कहती है, बेटा हमने तुम्हारे इन अंकल के साथ मिलकर पापा को मार दिया है। वो कहता है लेकिन क्यों। कहती है क्योंकि तुम्हारे पापा मुझे बहुत मार रहे थे और तुम्हें भी मारने वाले थे, तुम्हारी बहनों को भी मारने वाले थे। कहती है तुम ये लो मोबाइल और आराम से जाके कार्टून देखो। लड़का कार्टून देखने चला जाता है। उसके बाद लक्ष्मी जो ड्रम पानी भरने के लिए जितेंद्र की माँ से मांग कर लाई थी, वो जितेंद्र के साथ मिलकर उसी में अपने पति हंसराम की लाश को ठूंस देती है और उसमें भारी मात्रा में ऊपर से नमक डाल देती है ताकि उसकी बॉडी पूरी तरह से गल जाए। हालांकि वो ठीक से गल नहीं पाती है और ये दोनों पकड़े जाते हैं। आखिरकार पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। उसके जो 3 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी भी खराब हो सकती है क्योंकि पिता इस दुनिया से चला गया है और माँ अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ अब सलाखों के पीछे रहेगी और बिना माँ बाप के बच्चों की परवरिश कैसी होगी, यह आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।